नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का वाइमर गणतंत्र और वाइमर संविधान। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हिटलर के बारे में बताया था, उसका जीवन परिचय बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाइमर गणतंत्र और वाइमर संविधान पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग हिटलर के या फिर नाजीवाद के उदय के कारण पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, लगभग 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और उसमें दुनिया दो खेमों में बटी थी, यानी दो दलों में बट गई थी एक प्रकार से। एक खेमा था धुरी राष्ट्र और एक खेमा था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सब मित्र राष्ट्र थे। दूसरा खेमा था धुरी राष्ट्र, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सारे देश शामिल थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या, मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया। अब धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व एक प्रकार से जर्मनी कर रहा था, तो जर्मनी भी हार गया। ओके, तो अब हम लोग को यहीं से शुरुआत करनी है। क्योंकि जर्मनी हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। वहाँ की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। फिर वहाँ पर एक नई सरकार बनती है। ओके, उसको बोलते हैं वाइमर गणतंत्र या वाइमर संविधान। तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी भी शामिल था। जर्मनी की हार तथा आर्थिक कठिनाइयों ने जर्मनी में असंतोष का वातावरण तैयार कर दिया। अब चूंकि जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया था उसने सरकार पर कि इसी सरकार के कारण युद्ध में हारे हैं। तो वहाँ की जो सरकार थी उसने इस्तीफा दिया। ओके, जर्मनी का शासक विलियम कैसर द्वितीय था उसमें। जर्मनी का शासक कौन था? विलियम कैसर द्वितीय। तो अब इन स्थितियों का वो सामना नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा मतलब लोग गुस्से में थे जर्मनी में। ओके, तो इन स्थितियों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, अतः वह भाग गया जर्मनी छोड़कर। जर्मनी का शासक विलियम कैसर द्वितीय भाग गया। अब जर्मनी में समाजवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा जर्मनी की सत्ता सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फ्रेडरिक एबर्ट के हाथ में आ गई। सत्ता किसके हाथ में आ गई? फ्रेडरिक एबर्ट। इनकी पार्टी का क्या नाम था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अध्यक्ष थे फ्रेडरिक एबर्ट। इन्हीं के हाथों में सत्ता आ गई। मतलब अब जर्मनी का शासन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फ्रेडरिक एबर्ट करने लगे। ओके, तो देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से लोकतंत्र या गणतंत्र बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, जर्मनी की इस पार्टी ने, यानी कि कौन सी पार्टी ने? इस पार्टी ने। ओके, जर्मनी की इस पार्टी ने 11 नवंबर को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। फ्रेडरिक एबर्ट ने इस प्रकार जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की। साथ ही जनवरी 1919 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की घोषणा की। मतलब एक तो इसने संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, हार स्वीकार कर ली इस पार्टी ने। ओके, चूँकि विलियम कैसर द्वितीय भाग चुका था, तो अब जो नई सरकार आई उसने हार स्वीकार कर ली, संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और जर्मनी में गणतंत्र सरकार की स्थापना की। साथ ही 1919 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। मतलब एक घोषणा की गई कि हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। वो संविधान सभा मिल करके एक संविधान बनाएगी। ओके, जर्मनी की इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 421 लोग थे। जो जर्मनी की संविधान सभा 1919 ईस्वी में बनी, उसमें 421 सदस्य थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक वाइमर नामक स्थान पर हुई तथा जर्मनी का संविधान भी वही बनाया गया, इसलिए इसको वाइमर संविधान कहा गया। ओके, तो वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जर्मनी का जो संविधान था उसकी पहली बैठक, जो जर्मनी का संविधान सभा था उसकी पहली बैठक वाइमर नामक स्थान पर हुई। जर्मनी में एक वाइमर नामक स्थान था, वहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और 421 लोगों ने मिलकर वहाँ पर जर्मनी का प्रथम संविधान बनाया, इसलिए इस संविधान को वाइमर संविधान कहा गया। ओके, अब वाइमर गणतंत्र का जो प्रथम राष्ट्रपति वो कौन बना? फ्रेडरिक एबर्ट। ओके, जिसकी पार्टी थी, तो ये बना प्रथम राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? सीडमैन को। तो जर्मनी में वाइमर गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री सीडमैन, प्रथम राष्ट्रपति फ्रेडरिक एबर्ट को बनाया गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ कमियां भी थी वाइमर गणतंत्र की। ओके, तो सबसे पहले हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। 1 मिनट।
वाइमर संविधान में यह तय किया गया कि जर्मनी 18 राज्यों का गणतंत्रीय संघ होगा। इस संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ अध्यक्षीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया। मतलब जो जर्मनी का संविधान बनाया गया था उसमें ये घोषणा की गई कि जर्मनी 18 राज्यों का संघ होगा। जैसे भारत 28 राज्यों का संघ बनाया गया था, वैसे जर्मनी को कहा गया कि 18 राज्यों का संघ होगा और संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। मतलब कहने का मतलब प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी होगा। ओके, फिर यहाँ पर राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष बनाया गया तथा उसका कार्यकाल 7 वर्ष निर्धारित किया गया। वह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति था। तीनों सेनाएं मतलब जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इनका सेनापति था। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित थी। मतलब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता था। जर्मनी में राज्य की संप्रभुता का स्रोत जनता को माना गया। यानी जर्मनी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो कौन है? जनता। क्योंकि गणतंत्र की स्थापना हो गई और गणतंत्र में जनता का महत्व होता है, सबसे बड़ी शक्ति जनता ही होती। तो संप्रभुता किस में निहित थी? जनता में। ओके, और 20 वर्ष के सभी पुरुषों महिलाओं को मताधिकार दिया गया। मतलब मत देने का अधिकार दिया गया, वोट देने का जो अधिकार था वो दिया गया कि 20 वर्ष के सभी पुरुष और महिलाएं वोट दे सकती हैं, चुनाव में भाग ले सकती हैं। फिर आगे क्या है? जर्मनी के नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, जैसे बोलने की स्वतंत्रता जिसको हम वाक स्वतंत्रता कहते हैं, लेखन की स्वतंत्रता। ओके, ये सारी स्वतंत्रता भी दी गई। चूँकि गणतंत्र लागू हुआ था इसलिए गणतंत्र में ये सारी चीज़ें होती हैं। संसद के 2 सदन थे। प्रथम सदन को राइक्सटैग कहा गया, राइक्सटैग जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, और द्वितीय सदन को राइक्सराट कहा गया जिसको हम राज्य परिषद या राज्यसभा बोलते हैं। ओके, तो संसद में 2 सदन थे। जर्मनी की जो संसद थी उसके 2 सदन थे। प्रथम संसद को राइक्सटैग कहा गया जिसको हम लोग हिंदी में लोकसभा बोलते हैं। द्वितीय सदन को राइक्सराट कहा गया। राइक्सराट, राइक्सटैग जो है ये जर्मन की भाषा है। ओके, तो राइक्सराट को राज्य परिषद या राज्यसभा बोला जाता है और राइक्सटैग को लोकसभा बोला जाता है। फिर है यहाँ पर राइक्सटैग का निर्वाचन, यानी राइक्सटैग मतलब लोकसभा का निर्वाचन 4 वर्षों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता था, जबकि राइक्सराट में 18 राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता था। प्रत्येक राज्य कम से कम एक प्रतिनिधि भेज सकता था। जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है वो अतिरिक्त प्रतिनिधि भेज सकते थे। जैसे आज भारत में है बिल्कुल ऐसे ही था। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई जो कि वाइमर संविधान और वाइमर गणतंत्र की एक प्रकार से अच्छाइयाँ थी। अब यहाँ पर हम लोग वाइमर संविधान की कुछ कमियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कुछ सीमाएं थी, इसकी लिमिटेशंस, और इन्हीं कमियों या फिर सीमाओं का फ़ायदा उठा करके हिटलर जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना करने में सफल हो जाता है। तो कौन कौन सी कमियां या फिर क्या सीमाएं थी? वाइमर संविधान में एक धारा थी, धारा 48। ओके, एक धारा थी, धारा 48, जो कि आपातकालीन घोषणा से संबंधित थी। इसी का दुरुपयोग कर एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक बन गया था। हिटलर ने धारा 48 का प्रयोग अपने विरोधियों का दमन करने में भी किया था। तो ये जो धारा 48 थी ये आपातकालीन संबंधित थी। ओके, आपातकालीन घोषणा या अधिकारों का हनन कर लिया जाता था इसमें। तो जर्मनी में जो हिटलर था उसने इसी धारा का प्रयोग किया और अपने विरोधियों का दमन कर दिया, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर देता है, सारे अधिकारों को अपने हाथों में ले लेता है। ओके, किसी को कुछ भी कहीं आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सब कुछ इसने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया और अपने विरोधियों का दमन कर दिया। तो ये जो धारा 48 थी ये एक प्रकार से इस संविधान की कमी थी। फिर यहाँ है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता था। राष्ट्र के प्रमुख और मंत्रिपरिषद के प्रमुख के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। देखिए, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। तो जैसे भारत में अगर हम आज बात करें तो प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि जो राष्ट्रपति हो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, भारत में तो भारत में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रधानमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। तो ये तो सही है, लेकिन जर्मनी में क्या था, दोनों का निर्वाचन जो प्रत्यक्ष रूप से होता था ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब चूंकि दोनों यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता था, तो अधिक शक्तिशाली कौन है इसको लेकर विवाद बना रहता था कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है कि राष्ट्रपति। ओके,
क्योंकि दोनों जनता द्वारा चुनकर आए और जनता में शक्ति पूरी निहित होती है, यानी जनता ने अपना अधिकारी चुन के भेजा है। तो अब कौन शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? जैसे हमारे देश में अगर हम कहें कि शक्तिशाली कौन है तो प्रधानमंत्री, एब्सोल्युटली प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर है। हालांकि राष्ट्रपति अंतिम शक्ति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ पर ये डिसाइड नहीं था, क्योंकि दोनों लोग जनता के द्वारा चुन कर आए थे। तो ये एक कमी थी संविधान की। फिर है वाइमर संविधान में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया था, अतः चुनाव में अनेक छोटे बड़े दल शामिल होते थे। अनेक दलों के चुनाव में शामिल होने पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, अतः गठबंधन की सरकारें बनती थी। 1919 से लेकर 1932 के बीच 18 सरकारें आईं और गईं। कोई भी सरकार सुधारों के दीर्घकालिक प्रयासों को लागू नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। इससे जर्मनी की जनता का विश्वास वाइमर गणतंत्र से बहुत कम हो गया, यानी वाइमर गणतंत्र से विश्वास जनता का हट गया। अब देखिए, समझ लीजिए, जैसे जर्मनी में जो संविधान बना था उसमें बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया था, यानी कोई भी छोटी से छोटी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, चुनाव लड़ सकती है। अब भारत में जैसे है तो लोकसभा का चुनाव सभी पार्टियां नहीं लड़ सकती, एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसकी कुछ कंडीशन शर्तें हैं। ओके, ऐसा नहीं सभी पार्टी लड़ सकती है, लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सभी दल, यानी बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया था। सभी दल, चाहे वो छोटे बड़े हों, कोई शर्त नहीं था, सभी लड़ते थे। तो जब सभी दल लड़ते थे तो सभी को 2-2, 3-3 सीटें मिलती थी और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। तो क्या होता था, वहाँ पर गठबंधन की सरकारें बनती थी। अब गठबंधन की सरकारें ज़्यादा देर चलती नहीं, चाहे अपने भारत में ले लीजिए, किसी भी राज्य की ले लीजिए, मध्य प्रदेश की ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार थी, गिर गई। क्योंकि गठबंधन सरकार होता क्या, कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। तो किसी पार्टी को कोई योजना समझ में नहीं आई, फ़ायदा नहीं दिखा, तो उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन की सरकार गिर जाती है। तो ऐसे ही जर्मनी में हुआ, गठबंधन की सरकारें बनी। 1919 से लेकर 1932 तक 18 सरकारें बनी गठबंधन की। मतलब सोचिए, किसी को बहुमत ही नहीं मिला। अब गठबंधन की सरकारें बने तो 3-4 लोग मिलकर बनाए। ओके, तो इस प्रकार मतलब एक प्रकार से जब सरकार बनती थी, किसी को कोई काम अच्छा नहीं लगा किसी पार्टी को, तो उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। तो ऐसा जर्मनी में 18 सरकारें आई गईं, कोई भी सुधार वहाँ पर सही से लागू नहीं हो पाया, कोई भी योजना सही से सुचारू रूप से चल नहीं पाई। ओके, तो जर्मनी की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो लोगों ने कहा इसका कारण क्या है, ये वाइमर गणतंत्र ही है, वाइमर संविधान जो है यही इसका कारण है। अगर इसमें सही से लिखा होता, बहुदलीय शासन प्रणाली को ना अपनाई गई होती, तो फिर शायद सही होता। तो लोगों ने अपना गुस्सा कहाँ उतार दिया, वाइमर गणतंत्र पर। तो इसकी एक कमी थी। फिर यहाँ पर है शुरुआत में ही वाइमर, यहाँ वाइमरा लिखा है तो वाइमर होगा। वाइमर गणतंत्र ने वर्साई की अपमानजनक संधि को स्वीकार कर लिया था। ओके, अतः जर्मनी की जनता पहले से ही इस गणतंत्र से नफरत करने लगी थी। मैंने बताया था जब कैसर विलियम द्वितीय भाग गया था तो सरकार किसकी बनी थी, गणतंत्रीय सरकार बनी थी, फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में। तो उसने क्या किया, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, वर्साई की संधि को स्वीकार कर लिया। और वर्साई की संधि में एक प्रकार से जर्मनी को बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया था। तो लोगों ने कहा ये जो सरकार है बहुत ही बेकार सरकार है, इसने वर्साई की संधि को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें हमारे देश की बदनामी हो रही है। ओके, तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे जर्मनी पर, तमाम तरह की आर्थिक क्षतिपूर्ति करने के लिए इसको बाध्य किया गया। तो इस प्रकार जर्मनी की जनता इससे नफरत करने लगी कि यही पार्टी है जिसने वर्साई की संधि को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा गणतंत्रीय सरकार की विदेश नीति भी कमज़ोर थी। ओके, तो ये सारी इसकी कमियां थी, जिस कारण लोगों ने वाइमर गणतंत्र को पसंद नहीं किया। और इसी का फ़ायदा उठाता है जर्मनी का हिटलर फ़ायदा उठाता है और वो बताता है कि वाइमर संविधान, वाइमर गणतंत्र बहुत ख़राब है, देश के लिए हानिकारक है। तो लोगों ने वाइमर गणतंत्र को छोड़कर हिटलर का साथ देना शुरू किया और हिटलर ने तानाशाही सरकार की स्थापना कर दी। तो अगली बार हम लोग पढ़ेंगे, यानी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से जर्मनी में हिटलर का या फिर नाजीवाद का जन्म हुआ और हिटलर की सरकार बनी, कौन कौन से रीजन थे। तो एक कारण तो यहाँ आप जान ही सकते हैं कि भाई वाइमर गणतंत्र की कमियाँ थी, इस कारण लोगों ने जर्मनी में हिटलर को समर्थन दिया। यहाँ पर एक ही कारण आपको जान मिला, लेकिन अगले वीडियो में कई कारण होंगे। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।